गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीष नैन पर। हम 12th क्लास ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट। इसके फर्स्ट 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट थे, इसमें हमने पढ़ा था जो रूरल सेटलमेंट थी, जो ग्रामीण बस्तियाँ थी उनके बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्बन सेटलमेंट, नगरीय बस्तियाँ। तो देखिए हमारा टॉपिक है नगरीय बस्तियाँ। तो देखिए नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम सेकंड पार्ट में कर चुके हैं। तो एक बार जानते हैं नगरीय बस्तियाँ। जैसे भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहते हैं जिनमें कम से कम 5000 व्यक्ति रहते हों और 75% लोग गैर कृषि कार्य में काम करते हों। कि 75% जो मेल पॉपुलेशन है, पुरुष जनसंख्या है, वो कृषि कार्यों में लगी हुई हो आपकी। उसके अलावा उसमें दिया गया था आपका कि जो जनसंख्या का घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक होना चाहिए। और एक कंडीशन थी कि इन बस्तियों में नगर पालिका, नगर निगम, नगरीय क्षेत्र समिति भी होनी चाहिए। तो उन बस्तियों को भारतीय जनगणना 1991 के अनुसार क्या कहा गया है कि नगरीय बस्तियाँ कहा गया है। तो बात करते हैं नगरीय बस्तियों के उद्भव की, कि नगरीय बस्तियों का उद्भव कैसे हुआ, किन किन स्टेजों से ये होकर गुजरी है। तो तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है, नई घटना है। कुछ समय पहले तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली होती थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या 1810 में 10 लाख हो गई थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि पहली नगरीय बस्ती कौन सी थी। तो पहली नगरीय बस्ती थी आपकी लंदन। तो 1810 में वहाँ की जनसंख्या थी 10 लाख थी। उसके बाद अगर बात करें 1982 तक, 1982 में विश्व में करीब 175 नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन रहा है कि विश्व की पहली नगरीय बस्ती कौन सी थी। वो थी आपकी लंदन। लंदन है आपकी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। तो पहली नगरीय बस्ती थी आपकी लंदन। 1982 तक विश्व में लगभग 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। उसके बाद अगर बात करें कि प्रतिशत में कैसे बढ़ी है, तो 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। कि जो 1800 था, 1800 में 97% पॉपुलेशन है वो तो रहती थी आपके गाँव में, और ओनली 3% पॉपुलेशन रह रही थी आपकी नगरीय बस्तियों में। जबकि अगर जैसे जैसे समय बदलता गया तो ये जो रेशो है ये भी चेंज होता गया है आपका। अगर बात करें वर्तमान समय या हम कहें कि 2017 की, तो 2017 के अनुसार लगभग विश्व की 54% पॉपुलेशन, 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो देखिए एक टेबल दी गई है विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो 1800 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या थी 3% नगरों में, 1850 में हो गई 6%, 1900 में हो गई 14%, 1950 में हो गई 30%, 1982 में हो गई 37%, 2001 में हो गई 48% और 2017 में हो गई 54%। तो आपको मेन याद रखना है कि 1800 में कितनी थी, 3% थी, जबकि वर्तमान में कितनी हो गई, 2017 में हो गई है 54% हो गई है आपकी। उसके बाद बात करते हैं हम नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण की। तो देखिए जो नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधारों पर किया जाता है। इसके कुछ सामान्य आधार भी दिए गए हैं। तो नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में क्या है, अलग अलग है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार कौन कौन से हैं, जैसे जनसंख्या का आकार, कि जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों को बांटते हैं। उसके अलावा मनुष्य द्वारा किए गए व्यवसाय, कि मनुष्य कौन से कार्य कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में लगे हैं, सेकेंडरी में, टर्सरी में, उसके आधार पर भी नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में बांटा जाता है। उसके अलावा प्रशासनिक ढांचा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कि वहाँ पर कोई नगर पालिका, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति वगैरह है या नहीं है, उनके आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका जनसंख्या का आकार।
तो देखिए अगर जनसंख्या के आकार के आधार पर देखें तो देखिए जैसे भारत ने अपनी कंडीशन रख रखी है कि 5,000 की जनसंख्या वाला जो भी एक क्षेत्र है जहाँ पर 5,000 की जनसंख्या रह रही है उसे हम नगर कहेंगे। उसके अलावा और क्या रख रखी है कंडीशन की, वहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व भी होना चाहिए। तो इसी तरह से विश्व के अलग अलग देशों में यह अलग अलग पैमाना पाया जाता है। कोई कहेगा कि हम 1,500 की पॉपुलेशन, कोई 2,000 की, कोई 5,000 की, कोई 30,000 की, कोई 200 व्यक्ति, कोई 250 व्यक्ति, कोई 300 व्यक्ति। तो इस तरह से जनसंख्या को लेकर अलग अलग देशों ने अपना अलग अलग पैरामीटर बना रखा है। तो आइए पढ़ते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1,500 व्यक्ति, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में कही गई है 2,000 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2,500 व्यक्ति, भारत में 5,000 और जापान में अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या 30,000 है तो उसे नगरीय बस्ती कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। तो विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ा या घटा दिया जाता है। अब बात करें जैसे यूरोप के देश हैं डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, तो इनमें 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। कि जिस भी एक क्षेत्र की जनसंख्या 250 से ज़्यादा हो गई वही क्या कहलाएगी, आपके नगरीय बस्तियाँ कहलाती हैं। उसके बाद बात करें आइसलैंड, आपका एक द्वीप समूह है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा और वेनेजुएला की बात करें तो यह 1,000 व्यक्ति है। तो ये है जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या पढ़ा है हमने कि जैसे भारत में 5,000 की जनसंख्या और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व वाली मानव बस्ती को ही नगरीय बस्ती कहा जाता है। लेकिन विश्व के अलग अलग देशों में यह पैमाना अलग अलग है। जैसे इसमें से आप कोई भी दे सकते हो। जैसे कोलंबिया में 1,500 व्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड में 2,500 व्यक्ति। उसके अलावा कनाडा और वेनेजुएला की बात करें हम तो इनमें था 1,000 व्यक्ति। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में हैं तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नगरीय बस्ती कहलाती है। ये था जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। उसके बाद दूसरा है व्यावसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो जो नगरीय बस्तियों के निर्धारण हैं इसमें आर्थिक क्रियाओं को भी देखा जाता है कि हमारे जो आर्थिक क्रियाकलाप है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको भी देखा जाता है। तो इसके लिए जैसे भारत ने नगरीय बस्तियों की जो जनसंख्या की डेफिनेशन दी थी उसमें कहा था कि भारत में उस मानव बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाएगा जिसमें 75% जो पुरुष जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में लगी हो। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग बातें कही गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं। तो जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियाँ निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में लगा हो। भारत में यह मापदंड 75% का रखा गया है। तो व्यावसायिक संरचना के आधार पर नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण में कहा गया है कि भारत में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाएगा जहां 75% व्यक्ति गैर कृषि कार्यों में लगे हो, जबकि इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाएगा जहां 50% लोग गैर कृषि कार्य में रहते हो। तो ये दिए गए हैं व्यावसायिक संरचना के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण करते समय प्रशासनिक ढांचे को भी इसका मुख्य आधार बनाया जाता है कि जैसे भारत में, भारत के ही मेनली आप भारत से ही एग्जांपल लेंगे सारी, कि जो भारत की सेंसस जनगणना विभाग के द्वारा जो नगरीय बस्तियों की डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या था कि भारत की किसी बस्ती को तब नगर कहा जाता है जब वहाँ पर नगर पालिका हो, नगर निगम हो, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो। तो जबकि कुछ देशों में जैसे कि ब्राज़ील वगैरह में जो कोई भी प्रशासकीय केंद्र वाली बस्ती को ही नगरीय बस्ती मान लिया जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं।
कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती के वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगरपालिका है, छावनी बोर्ड है या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश हैं ब्राज़ील एवं बोलिविया। इनमें जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते बल्कि किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है कि वहाँ पर कितनी भी जनसंख्या हो, अगर कोई भी प्रशासकीय केंद्र है तो वही आपकी अर्बन सेटलमेंट नगरीय बस्ती कहलाती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है आपकी स्थिति। तो जो नगरीय केंद्रों की स्थिति है उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है कि वहाँ पर कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। तो उदाहरण के तौर पर अगर किसी अवकाश सैरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए कि हमें कहीं घूमने जाना है तो हम कि वहाँ पर कौन सा कार्य किया जाता है उसके आधार पर ही उस नगर की अच्छी तरह से जाना जाता है। जैसे या तो वो औद्योगिक नगर है या सेना नगर है या एक समुद्री पतन नगर है, तो इनके लिए जो आवश्यक स्थितियों से अलग अलग होती हैं। जैसे सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नगर है वो इस जगह बसाए जाए कि जहां पर इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है कि कोई खनिज नगर है तो उसके लिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, अधिक मात्रा में उससे रिलेटेड खनिज होने चाहिए। औद्योगिक नगर है तो उद्योगों के लिए क्या कच्चा माल चाहिए, तो इसके लिए क्या है, स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल की आवश्यकता होती है। अगर कोई पर्यटन केंद्र है उसके लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर कोई आकर्षक भूदृश्य या समुद्र तट होना चाहिए कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस कब बनेगा, या तो आप देख सकते हैं मोस्टली आप भी जम्मू कश्मीर जाते हैं, उत्तराखंड वगैरह जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पर देखने योग्य आकर्षक दृश्य हैं। या आप कहीं समुद्र के तट पर जैसे गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, समुद्र का तट है, बीच है, वहाँ पर जाते हैं। औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष पतन के लिए पोताश्रय का होना इत्यादि है कि कोई औषधीय जल वाला, जैसे ये गर्म पानी के चश्मे हैं हिमाचल में, जैसे मणिकर्ण है वहाँ पर भी लोग जाते हैं, गर्म पानी के चश्मे उसमें नहाने जाते हैं। कोई ऐतिहासिक अवशेष जैसे आप राजस्थान में घूमने जाते हैं, वहाँ पर क्या है पुराने किले हैं, उनको देखने के लिए लोग जा रहे हैं। इसके अलावा पतन के लिए पोताश्रय की कोई भी समुद्र के किनारे पतन है तो वो भी उसके लिए पोताश्रय का होना आवश्यक है। तो देखिए अगर प्राचीन नगरों की बात करें हम, तो प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जल, गृह निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती थी। कि जो प्राचीन नगरीय बस्ती बसाई जाती थी उनकी स्थिति कैसी होती थी कि आसपास जल होना चाहिए, गृह निर्माण करने के लिए सामग्री होनी चाहिए, आसपास कृषि के लिए उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर नगरीय बस्ती बसाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही है जहां उपयुक्त सुविधाएं न हों। देखिए वर्तमान में भी क्या है, इनका महत्व है, लेकिन वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां बसाई जाने लगी है जहां पर ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। जैसे अगर जल की समस्या है तो पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे गृह निर्माण सामग्री नहीं मिल रही है वहाँ पर, तो यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी उन दूर के क्षेत्रों में प्राप्त की जाती है। तो नगरों के विस्तार के स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मांग के निकट होते हैं, जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट होते हैं, उनका विकास और भी तेजी से होता जाता है। तो अब बात करते हैं नगरीय क्षेत्रों के कार्य कि नगरीय क्षेत्रों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं आपके, और उन्हीं कार्यों के आधार पर नगरीय क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए, तो मुख्य कौन कौन से कार्य होते हैं। जो प्राचीन नगर हैं, प्राचीन नगर की पहले के नगर हैं, उनमें क्या था, प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा और धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। तो वर्तमान समय में क्या हुआ है, सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विभेदीकरण के रूप में महत्व घट गया है कि कहीं पर एक ही धर्म रह गया है, ये कोई यहाँ जरूरी नहीं है। या कोई पहले मान लीजिए कहीं चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, तो आज के समय में ये नहीं रहा है कि वो सुरक्षित है।
तो इनका जो महत्व घट गया है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची में जुड़ गए हैं। तो आजकल कई नए कार्य जैसे मुख्यतः नगर अलग प्रकार के निकले हैं। तो जैसे मनोरंजनात्मक नगर हो गए, मनोरंजन के कार्य होते हैं नगरों में, यातायात के मुख्य केंद्र बन जाते हैं, कोई इंडस्ट्री लग गई तो खनन के केंद्र बन गए, वहाँ पर कुछ वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। आवासीय तथा सबसे नवीन जो सूचना प्रौद्योगिकी है आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। तो इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की आधारभूत संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर नगर की बात करें तो नगर में बहुत से कार्य होते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। क्योंकि देखिए एक नगर में कई काम हो रहे हैं, वैसे तो देखते हो वहीं पर दुकानें भी हैं अलग अलग, वहीं पर डायरी भी हैं दूध की, वहीं पर आपकी इंडस्ट्री भी हैं, वहीं पर आपके प्रशासकीय केंद्र भी हैं। तो कई सारे काम इकट्ठा होते हैं नगर में, कि आप भी आपके आसपास के शहर में देखते हो। ये तो है नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ कपड़े की दुकान है, वहाँ पर आपको किराना स्टोर भी मिलेंगे, अदर शॉप भी मिलेंगी। तो इस तरह से क्या है, नगर में बहुत तरह के काम होते हैं, लेकिन उस नगर को जाना किस लिए जाता है, वहाँ के मुख्य कार्य के लिए जाना जाता है। तो इसके लिए जैसे है, उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड को औद्योगिक नगर, शेफील्ड है ये आपके इंग्लैंड में है, शेफील्ड का है यूके में पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम में। तो उसमें क्या कहते हैं, शेफील्ड को कहा गया है औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर और चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके तीनों इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में क्वेश्चन बनता है कि शेफील्ड कौन सा नगर है। शेफील्ड है आपका औद्योगिक नगर, लंदन है आपका पतन नगर और चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है, प्रशासकीय नगर सोचते हैं। तो बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य भी विकसित होते रहते हैं। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी में मछली पकड़ने वाले पतनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। तो कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों में जाने लगे हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। तो बात करते हैं अब नगरीय क्षेत्रों के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो हमने देखा है कि नगरों में प्रशासन, व्यापार, उद्योग, यातायात, खनन, उत्पादन, मनोरंजन, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि कार्य किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं नगरों के प्रकार्यात्मक प्रकार की, अलग अलग प्रकार कौन से हैं। तो नगरों को उन नगरों में किए जाने वाले मुख्य कार्यों के आधार पर बांटा जाता है। तो इस आधार पर नगर के अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक नगर की। प्रशासनिक नगर की जहाँ पर प्रशासन का कार्य किया जाता है। तो किसी भी देश की राजधानी या किसी भी राज्य की राजधानी मुख्यतः प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। तो राष्ट्र की राजधानियाँ जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रशासनिक नगर कहा जाता है। कि प्रशासनिक नगर ऐसे नगर होते हैं जिनमें सरकारी इमारतें, संसद भवन, विधानसभा, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय तथा अन्य सरकारी विभागों के जो मुख्यालय स्थित होते हैं। तो ऐसे नगरों को क्या कहा जाता है, प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी हो गई आपकी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, बीजिंग चीन की राजधानी, अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी, वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी हो गई, लंदन आपकी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रशासनिक नगर हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, संसद भवन है, वहाँ की विधानसभा है, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय हैं, अनेक सरकारी विभागों के जो मुख्यालय मिलेंगे, उससे रिलेटेड जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह वो भी मिलेंगी। तो सारे प्रशासनिक कार्य इनमें किए जाते हैं। तो ये तो थे मुख्य देशों से। अगर बात करें तो राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनमें प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे विक्टोरिया का है, ब्रिटिश कोलंबिया में है आपका। ये पड़ता है जो कनाडा में वैंकूवर द्वीप है एक, उसके ऊपर का क्षेत्र है ये। उसके बाद अल्बानी है, न्यूयॉर्क में है, चेन्नई है तमिलनाडु में इत्यादि। तो ये भी प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं।
तो सिंपल सा बनता है कि प्रशासनिक नगर किसे कहोगे? ऐसे नगर जिनमें सरकारी इमारतें, विधानसभा भवन, विभिन्न मंत्रालयों के कार्य, संसद भवन, न्यायालय, मुख्यालय आदि स्थित होते हैं, ऐसे नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो ऐसे नगर या तो किसी देश की राजधानी या किसी राज्य की राजधानी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल हो गए लंदन, दिल्ली, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, आप किसी भी देश की राजधानी इसमें लिख सकते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके प्रशासनिक नगर। दूसरे बात करें, दूसरे हैं आपके व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, तो ऐसे नगर जहाँ पर बाजार और अन्य व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर बाजार हो और अन्य व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं, उन्हें व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहा जाता है। तो देखिए पढ़ते हैं, कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग कनाडा में है आपका, कंसास नगर जर्मनी में है, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हो गया, एम्स्टर्डम ये हो गया आपका नीदरलैंड में हो गया। इसके अलावा विशाल अंतर्देशीय केंद्र जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में हो गया, सेंट लुइस एवं परिवहन के केंद्र जैसे लाहौर, बगदाद आपका इराक में हो गया, आगरा इत्यादि व्यापारिक केंद्र कहे जाते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनती है कि व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर ऐसे नगर जहां पर बाजार से संबंधित कार्य और अन्य व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं, उन्हें व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहा जाता है। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आपका आगरा हो गया, सेंट लुइस हो गया, मैनचेस्टर हो गया, फ्रैंकफर्ट हो गया, बगदाद हो गया, लाहौर हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर कहलाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सांस्कृतिक नगरों की। सांस्कृतिक नगर किसे कहते हैं? देखिए, संस्कृति से संबंधित, तो इसमें धर्म और शिक्षा को शामिल किया जाता है कि धर्म से संबंधित और शिक्षा से संबंधित नगरों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सांस्कृतिक नगर दो प्रकार के, एक तो हो गए शिक्षा से संबंधित, एक हो गए धार्मिक नगर। तो धार्मिक नगरों की बात करें तो तीर्थस्थल जैसे जेरूसलम है आपकी इजराइल की राजधानी, तो यहाँ मुख्यतः यहूदी लोग रहते हैं। उसके बाद मक्का, जगन्नाथपुरी एवं बनारस, ये क्या है? सांस्कृतिक नगरों के उदाहरण हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से इनका बहुत अधिक महत्व है कि लोग यहाँ पर अपने धर्म में आस्था के लिए जाते हैं। कि धार्मिक नगर ऐसे नगर होते हैं जिनका या तो धार्मिक महत्व होता है या वहाँ पर कोई तीर्थ स्थान होता है। तो उदाहरण के लिए आपका जेरूसलम हो गया, जैसे मक्का हो गया, जेरूसलम था आपका इजराइल में, मक्का हो गया आपका ये सऊदी अरब में है, हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, मथुरा हो गया। तो ये सारे के सारे आपके धार्मिक नगरों में शामिल होते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें शिक्षा नगरों की, तो देखिए कई दिए गए हैं इसमें वैसे। तो शिक्षा नगरों की बात करें इसमें, तो शिक्षा नगर हो गए जैसे ऐसे नगर जिनमें विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास या पुस्तकालय आदि होते हैं, वो शिक्षा नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है आपका शायद, तो जैसे आप कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड है आपका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सुनते हो, इंग्लैंड में है। कैम्ब्रिज हो गई, वो भी इंग्लैंड में है। हार्वर्ड हो गई, वो यूएसए में है। ये क्या है? आदि प्रसिद्ध शिक्षा नगर हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, ये यूपी में है। खड़गपुर आईआईटी हो गई, ये आपके वेस्ट बंगाल में है। तो ये क्या है? मुख्यतः शिक्षा नगर कहलाते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो कार्य नगर करते हैं उनमें स्वास्थ्य एवं मनोरंजन, इसके लिए जैसे मियामी और पणजी है। औद्योगिक पीटर्सबर्ग एवं जमशेदपुर है, कि जहाँ पर उद्योग हैं उससे संबंधित क्या कहलाएंगे? औद्योगिक नगर कहलाएंगे। तो औद्योगिक नगर क्या होते हैं? इसमें कई प्रकार के उद्योग होते हैं। औद्योगिक नगर किसे कहोगे? जहाँ पर कई प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे औद्योगिक नगर आसपास देख सकते हो, जैसे जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया आपका, सूरत हो गया, लिवरपूल, पीटर्सबर्ग, मैनचेस्टर वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? औद्योगिक नगर कहलाते हैं आपके। उसके बाद खनन में जैसे ब्रोकलहीथ और धनबाद दिए गए हैं। परिवहन में सिंगापुर और मुगलसराय आदि को शामिल किया गया है। तो ये थे आपके सांस्कृतिक नगर। तो संस्कृति में हम शिक्षा वाले भी जोड़ सकते हैं,
उसके अलावा धार्मिक वाले हो गए आपके। औद्योगिक अगर पतन नगरों की बात करें तो ऐसे नगर जो समुद्री तट पर स्थित होते हैं और किसी पतन के किसी पोर्ट के आसपास पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पतन नगर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जो भी पतन है उनके नाम लिख दो, जैसे कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई, या विश्व की जैसे लंदन हो गई, न्यूयॉर्क हो गई, सिंगापुर, हांगकांग इत्यादि पतन नगर कहलाते हैं। तो मनोरंजन नगर ऐसे नगर होते हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, जैसे मंसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया, गोवा हो गया इत्यादि आपके मनोरंजन नगर कहलाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि नगरीकरण क्या होता है। तो नगरीकरण से अभिप्राय एक देश की नगरीय जनसंख्या में निवास करने वाली जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से होता है। कि नगरीकरण से अभिप्राय एक देश की नगरीय जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि से है, कि जो जनसंख्या में आनुपातिक वृद्धि हो रही है वही क्या कहलाती है, नगरीकरण। तो नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या है, गाँव से नगरों की ओर स्थानांतरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में कि नगरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गाँव से नगरों की ओर स्थानांतरित हो रही है। जैसे अगर बात करें 1990 के दशक में, लगभग 19वीं शताब्दी में के अंत में 2 से 3 करोड़ मनुष्य प्रति वर्ष गांव छोड़कर नगरों और शहरों की ओर लहरने के लिए चले जा रहे थे। कि 1900 के दशक के अंत में, 1990 का जो दशक था उसके अंत में लगभग हर साल 2 से 3 करोड़ लोग विश्व में गांव से नगरों की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। तो 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से किस शताब्दी में हुआ, 19वीं शताब्दी में हुआ। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकासशील देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ। कि विकासशील देशों में नगरीकरण किस शताब्दी में हुआ, 20वीं शताब्दी में, और विकसित देशों में नगरीकरण 19वीं शताब्दी में। कि जो विकसित देशों में पहले हुए और विकासशील देशों में उनके बाद में हुआ है। तो ये था आपका नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या होता है कि एक देश की जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या होती है उसमें जो अनुपातिक वृद्धि होती है वही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या था कि जो 19वीं शताब्दी में की मुख्य कारण क्या था कि जो गांव से नगरों की ओर लोगों का प्रवास ही नगरीकरण को बढ़ावा देता है। तो 19वीं शताब्दी में विकसित देशों में नगरीकरण तेजी से हुआ और 20वीं शताब्दी में विकासशील देशों में नगरीकरण बिल्कुल तेजी से हुआ है आपका। तो आज हम यहीं तक इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आज के हमारे मेन टॉपिक कौन कौन से रहे हैं। आज के हमारे मेन टॉपिक सबसे पहले जो था नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया था, जनसंख्या के आधार पर, व्यावसायिक संरचना के आधार पर और प्रशासन के आधार पर। उसके बाद नगरीय बस्तियों के कार्य देखे गए या कार्यों के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है। तो कार्यों के आधार पर हमने किया था, इसमें कौन कौन से शामिल थे। तो कार्य के आधार पर अगर बात करें तो कार्यों के आधार पर इसमें शामिल थे प्रशासनिक नगर, प्रशासनिक कार्य वाले, व्यापारिक नगर थे, इसमें व्यापारिक कार्यों वाले थे आपके, व्यावसायिक नगर थे। उसके अलावा सांस्कृतिक नगर थे जिसमें शिक्षा नगर हो गया, धार्मिक नगर, औद्योगिक नगर पढ़े हमने, पतन नगर, मनोरंजन नगर और नियोजित नगर। कि वहाँ पर जो भी कार्य किए जा रहे थे उन कार्यों के आधार पर नगरों का हमने वर्गीकरण किया था। तो जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।